अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 17 का दृष्टांत ए इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो गई। प्रतिष्ठा तुमसे कह रहे हैं, बात यह है कि उस लीजिए हम बता देते हैं क्यों उसमें कपट नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कानून को पूरी तरह पढ़ना ही पड़ता है। सेक्शन 17 की पूरी डेफिनेशन अगर पढ़ें तो उसमें इंटेंशनल एक्ट चाहिए। वो कहता है कि सक्रिय छिपावट करता है तथ्यों की, जो तथ्य उसकी जानकारी में है उनकी वो सक्रिय छिपावट करता है। मीनिंग देयर बाय जो छिपावट कर रहा है उसके पार्ट पे कोई पॉजिटिव एक्ट है जो वो कर रहा है इस बात के लिए, इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कि सामने वाला तथ्यों की सही स्थिति से अवगत न हो। ठीक है, या तो सक्रिय छिपावट कर रहा है या तथ्य जैसे हैं उन्हें वो जानता है कि वैसे वैसे हैं तथ्य, और उसके बाद भी दूसरों को तथ्य वैसे नहीं है इसका विश्वास दिला रहा है। यानी कुछ ना कुछ उसके पार्ट पर है। आगे भी कहता है कोई वचन देता है और उसके मन में है कि इस वचन का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा काम करता है जिसे विधि विशेषता कपटपूर्ण होना घोषित करती है। ठीक है, आप सेक्शन 17 के एक एक लाइन को पढ़ें तो वहां दिखाई देगा, अगर देख सकेंगे तो, और देख सकने योग्य दृष्टि, इसे निर्मित करना यही मेरा काम है। वो दिखाई नहीं देता। सेक्शन 17 की एक एक लाइन ये बोलेगी कि कपट करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना जरूरी है, और तथ्यों की सही दशा आपको मालूम है। यानी आपको मालूम है कि इस वचन का पालन हम नहीं करेंगे, और फिर भी आप उस वचन को किसी को दे रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहा है क्योंकि कानून की जानकारी सबको है, ये मानकर चला जाएगा। ठीक है ना, ये तो प्रिजम्पशन है कि वॉट एवर द लॉ हैज बीन मेड दैट इज नोन बाय यू। ठीक है, इट इज अ प्रिजम्पशन। तो अगर विधि किसी बात को विशेषता कपटपूर्ण होना घोषित करती है तो मालूम है आपको, ये प्रिज्यूम होगा कि अमुक कृत्य करना कानून के द्वारा कपटपूर्ण घोषित किया गया है। तो विद नॉलेज आप कुछ कर रहे हैं, हमें किसी तथ्य की जानकारी है तो हम आपको बता देने के लिए बाध्य थोड़ी हैं भाई, हम ड्यूटी बाउंड थोड़ी हैं, हम सुकरात थोड़ी हैं जो तुम्हें बताते घूमे कि साहब अमुक चीज गलत है और अमुक चीज सही है। हम बताए तो मेरा एहसान, और न बताएं तो मेरे ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, हालांकि एक मॉरल ड्यूटी है, हमें बताना चाहिए इंसानियत के नाते हैं। लेकिन हम पलट के ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने तो आंखें तुम्हें भी नहीं है, तुम नहीं देख सकते। ठीक है, तुम्हारे नौकर लगे हम कि हम तुम्हें बताते घूमे। क्यों बताएं? घोड़ा ऐबदार है मान लिया, तो हम तुम्हें क्यों बताएं? तुम खरीदने आए, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, तुम नहीं देख सकते भाई, तुम बताओ, तुम कहो हमसे कि घोड़ा चलाकर दिखाओ, अभी आ जाएगा ऐप सामने। आप क्यों सो रहे हैं? यहां पर देयर इज नो ड्यूटी सिचुएशन, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं रहे। ठीक है, सेक्शन 17 की पूरी डेफिनेशन मेरे पार्ट पर कुछ किया जाना, ठीक है, ये चाहती है, इसकी मांग करती है, ये अपेक्षित करती है। घोड़ा ऐबदार है, आप खरीदने आए,
आपने कहा बिकाऊ है, बिकाऊ है। ठीक है, आप खुद देखें, या तो मेरा कोई कर्तव्य हो आपके प्रति ऐसा, जैसा कि उसका अगला दृष्टांत सबसे लास्ट वाला है, पिता पुत्र का संबंध है। ठीक है, तो संबंधों के कारण पिता पर यह ड्यूटी इंपोज है कि वो पुत्र को तथ्यों की सही स्थिति से अवगत कराए। और ऐसी ड्यूटी यहां पर तो नहीं है, ये तो व्यापार का सामान्य अनुक्रम है भाई, कारोबार का सामान्य अनुक्रम है। आपको ये उल्टी जानकारी होनी चाहिए कि कारोबारी अक्सर अपनी खराब चीजों की भी इतनी तारीफ कर देते हैं जो उनमें नहीं होती। उल्टा आपको ये जानकारी होनी चाहिए, हमें क्यों, हम क्यों बोले, घोड़ा हकदार है हो, ठीक है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? तो मेरे पार्ट पर हमने किया क्या? क्यों हो कपट, क्यों माना जाए कपट? भाई सेक्शन 17 कुछ ना कुछ किया जाना अनुचित करता है, उसने किया क्या है? बात आ गई, ठीक है, उसने किया ही कुछ नहीं, तो कपट का है बात का। इसलिए वहां कोई कपट नहीं है। हां, उसके लास्ट दृष्टांत में है, क्योंकि वहां संबंधों की विशेष दशा है, विशेष स्थिति है, इसलिए वहां कपट है, उसके अलावा कपट नहीं है। तो जब हम बताएंगे कॉन्टेक्ट तो सारी स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल आपकी जिज्ञासा थी तो इतना हमने बता दिया। बात करने वाले थे हम लोग मानहानि पे, कोशिश करेंगे हम, ईश्वर की कृपा रही तो आज हम इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपराधिक मानहानि और सिविल डिफेमेशन, इसके बीच जो मूल अंतर है वो तो हम लोगों ने कल ही स्पष्ट कर लिया था, और वही अंतर प्रमुख है कि कब मानहानि आपराधिक बनेगी और कब मानहानि सिर्फ और सिर्फ एक दीवानीवाद कारण इसे उत्पन्न करेगी, और कब ऐसा होगा कि आपको दीवानी और आपराधिकवाद कारण दोनों उपलब्ध हो जाएंगे। तो उस पर तो कल हम लोगों ने बात की है, लेकिन चाहे दीवानी प्रकृति के का वाद कारण मानहानि उत्पन्न करे और चाहे आपराधिक प्रकृति का मानहानि के होने के लिए जो कुछ जरूरी है वो तो जरूरी है ही, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका मान दूसरों की नजर में है। इसलिए जो कुछ वर्णन किया गया है आपके संबंध में, वो जिसने भी किया है उस वर्णन का दूसरों तक पहुंचना जरूरी है। जब तक वो दूसरों तक नहीं पहुंचता तो कुछ भी वर्णन किया लेकिन वो सिर्फ आप तक है, तो फिर आपकी मानहानि हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो दूसरों तक गया ही नहीं, और आपकी ख्याति और मान हमेशा दूसरों की नजर में होता है। दूसरे जब आपके बारे में प्रतिकूल मनोभावना ये उस वर्णन के कारण धारित करना प्रारंभ कर दें तो आपकी ख्याति की अपहानि हुई ऐसा कहा जाएगा। तो जो वर्णन दिया गया वो दूसरों तक जाए, तो अगर वो दूसरों तक गया ही नहीं कभी, तो दूसरों की प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार आप हुए, ये कहा कैसे जाए? ये तो कहा ही नहीं जा सकता। और इसीलिए जो वर्णन आपने दिया उस व्यक्ति के प्रति जो मानहानि की शिकायत करता है, वो जब तक दूसरों तक न पहुंच जाए तब तक मानहानि का न तो अपकृत्य घटित होता है और न ही आपराधिक मानहानि होती है। और इस वर्णन के दूसरे तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही प्रकाशन कहा जाता है। यह प्रकाशन लिखित हो सकता है और यह प्रकाशन मौखिक हो सकता है।
जब ये लिखित रूप में किया जाता है तो ये कहा जाता है कि प्रिंटेड फॉर्म में या मुद्रित फॉर्म में मानहानि की गई, या लिखकर आपने मानहानि कर दी, हाथ से लिख लिया, और या फिर आप बोलकर ये वर्णन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कौन सा? जो मानहानिकारक है, अर्थात जो उस व्यक्ति के संबंध में जिससे वो वर्णन संबंधित, उसके संबंध में प्रतिकूल मनोभावनाओं को निर्मित करने में समर्थ है, उसे आप बोलकर दूसरों तक पहुंचा देते हैं। आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके इस वर्णन को जब दूसरों तक पहुंचाएंगे तो यह प्रकाशन कहा जाएगा। आपने दूसरों तक पहुंचाया, लेकिन किसी कर्तव्य के कारण आप वैसा करने को विवश थे। कोई कर्तव्य है जो आपके संबंध में एक विशेषाधिकार इसका निर्माण करता है, अर्थात आपको विशेषाधिकार है और उस विशेषाधिकार का आधार एक कर्तव्य है। एक कर्तव्य है जो आपके पक्ष में एक विशेषाधिकार निर्मित कर रहा है, और उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आपने किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा वर्णन जो उसके संबंध में प्रतिकूल भावनाओं को निर्मित कर सकता है, अर्थात जो मानहानिकारक है, किसी को सूचित किया है या किसी तक पहुंचा दिया है, तो क्या आप मानहानि के दोषी हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? आपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और वो विशेषाधिकार आपके कर्तव्य से उत्पन्न हो रहा है। आपका कर्तव्य था, आपका कर्तव्य एक विशेषाधिकार निर्मित कर रहा था। उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आपने कोई मानहानिकारक वर्णन जो किसी व्यक्ति से संबंधित था उसे किन्हीं लोगों तक पहुंचा दिया। तो विशेषाधिकार के ड्यूरल रिलेशन को अगर आप देखेंगे, जो हफील्ड ने दिया था कि अगर आपके पास विशेषाधिकार है तो फिर सामने वालों में निर्योग्यता होगी, वो आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप वकील हैं, अपने मुवक्किल के, अब मुवक्किल के प्रति आपका कर्तव्य है, आपको एक नोटिस मिला है, ठीक, आपको नोटिस मिला, मीनिंग देयर बाय आपके मुवक्किल को नोटिस मिला है, और आप उस नोटिस का जवाब लिखा रहे हैं। उस नोटिस का जवाब लिखाना आपका कर्तव्य है, और वो कर्तव्य आपके पक्ष में एक विशेषाधिकार निर्मित कर देगा कि वो नोटिस जिसे संबोधित है उसको उसके द्वारा भेजे गए नोटिस का पर्याप्त जवाब दिया जाए। और ये विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए आप इसके नोटिस का जवाब देते हैं जिसमें मानहानिकारक कथन है, और आप उसको भेज देते हैं। उसके द्वारा नोटिस प्राप्त न करके उसके वकील के द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाता है, तो अन्य व्यक्ति की जानकारी में वो वर्णन आ गया जो इस व्यक्ति को प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार बना सकता है, जिसको ये वर्णन संबोधित है। लेकिन इसके बाद भी आप मानहानि के दोषी नहीं हैं, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आपका कर्तव्य था वो, उस कर्तव्य ने आपके प्रति एक विशेषाधिकार निर्मित किया, और उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आपने नो डाउट डिफेमेटरी मैटर का प्रकाशन किया। लेकिन इसके बाद भी विशेषाधिकार के अगेंस्ट चूंकि सब में निर्योग्यता होती है,
इसलिए आपके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई मानहानि की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। तो देखना पड़ेगा कि मानहानि इसका अपराध कैसे होगा। कहता है जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है, तो ये जो मानहानि है, इसे करने के 3 तरीके उन्होंने बताया। बोले गए, ये पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों के द्वारा। पढ़े जाने के लिए आशयित इसका मतलब ये लिख के की गई। जो पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द कौन से होंगे? जो लिखे जाएंगे। बोले गए शब्दों के द्वारा, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द या संकेतों के द्वारा, ये दृश्य रूपों द्वारा। जब कोई लांछन, लांछन क्या होता है? कल आपसे बात की, विस्तार से बात हुई कि लांछन का मतलब है ऐसा वर्णन जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूल मनोभावनाओं का शिकार ये बना सकता है, उसी को लांछन कहते हैं। प्रशंसा, इसको भी डिफाइन किया कि व्यक्ति के बारे में ऐसा वर्णन जो व्यक्ति को अनुकूल मनोभावनाओं का, ठीक है, केंद्र बिंदु ये निर्धारित करता है। और खाली प्रतिकूल मनोभावनाओं का केंद्र बिंदु या अनुकूल मनोभावनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति निर्धारित हो तो ये प्रशंसा या व्यक्ति की ख्याति ये तो हो सकती है, लेकिन यहां कहा ख्याति की अपहानि ये करता है। इसका मतलब यह हुआ कि लांछन क्या कर रहा है? प्रतिकूल मनोभावनाओं का न सिर्फ उसे शिकार बना रहा है, बल्कि जीवन में उसे उस प्रकार के वर्णन के कारण असुविधा और अवसरों की कमी, इसका सामना भी करना पड़ रहा है। तभी तो ख्याति के कारण अपहानि हो रही है, ठीक है ना। और प्रशंसा के कारण लाभ, यानी ऐसा वर्णन व्यक्ति के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके कारण से उसे जीवन में सुविधा और अवसर ये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो बोले गए ये पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द जो कोई है, अब सुनने में बात बड़ी आसान लगती है कि जिसने बोला, ये जिसने पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द लिखे, जिसने संकेत किए, जिसने दृश्य रूपण ये किया, किसका? लांछन का, ठीक है, वो मानहानि का दोषी हो सकता है। लेकिन जो चीज इतनी आसान दिखाई देती वो इतनी आसान होती नहीं। सवाल ये है, एक ने बोला, एक ने लिखा, ठीक है, एक ने बोला, एक ने लिखा। दूसरे ने क्या किया? एक ने बोला, एक ने लिखा, बात खत्म हो गई। दूसरा आया, उसने वही लिखा हुआ जैसे आप फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कोई विवरण और आप मैसेज फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। आप लिख तो नहीं रहे, लिखा तो किसी और ने, बट यू हैव फॉरवर्डेड दैट। अब यह भी हो सकता है कि उससे बिना सहमत हुए आपने फॉरवर्ड कर दिया हो, और यह भी हो सकता है कि जानबूझकर फॉरवर्ड किया हो, यानी दोहराया आपने। अब हो यह भी सकता है कि आपने बोला, हमने लिखा, लेकिन हम आपके अधीन थे। आप जो बोलोगे वो हमें लिखना ही पड़ेगा, यह भी संभव है, ठीक है। हमने स्वयं लिखा, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो स्थितियां इतनी आसान नहीं होती कि बड़ी आसानी से निर्णय ले लिए जाए। कानूनों में जो इक्विटी होती है वो इसीलिए होती है, ठीक है, अन्यथा इक्विटी का कोई स्थान नहीं है। कानूनों में जो साम्य है वो इसीलिए है क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है जहां कानून कोई मार्ग उपलब्ध न कराए, क्योंकि कानून तो सबसे नीच व्यक्ति को ध्यान में रखकर बना लिया गया, और जो व्यवहार हमें करना है
वो ऐसे व्यक्तियों से करना है जहां सब नीच नहीं है। ठीक है, सब नीच नहीं है भाई, ठीक है। नियम यह है कि आताताई जो हो उसे मार डालो। ठीक है, तो अर्जुन को कहा जा सकता है कि सामने दुर्योधन आताताई, इसे मार डालो। बड़ा आसान है। लेकिन भीष्म तो आताताई नहीं है, द्रोण तो आताताई नहीं है, उस सेना में जितने खड़े हैं वो तो आताताई नहीं है। ठीक है, और दुर्योधन उनके सुरक्षा घेरे में है। ठीक है, कैसे मार डालें सबको, स्थितियां इतनी आसान नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, एक ने एक के साथ रेप किया, ठीक, उसी तो उसकी शादी हो गई। अब इसे तो दंड दे दें, लेकिन इसे कैसे दे दें? ठीक है, इश्यूज हो गए, बच्चे हो गए, उन्हें कैसे दे दें? ठीक है, तो कानून ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये इक्विटी नाम की चीज वहां लाई जाती है। ठीक है, कानूनों में इतनी आसानी नहीं है कि आप एकदम निर्णय ले लें। ठीक है, इसीलिए कि न्याय के उद्देश्यों से जो कुछ जरूरी होगा करना, उसे करने की ताकत कानूनों में किसी न किसी न्यायालय को जरूर दी जाती। हाँ, ये ठीक है कि वो हम किसको देंगे, ये स्थितियों में निर्धारित होगा। जैसे जब अधिकार देने की बात है तो हमने प्रत्येक सिविल न्यायालय को दे दी, क्योंकि सिविल न्यायालय अधिकार देगा, तो हमने इक्विटी की ताकत 151 धारा के माध्यम से हर उस न्यायालय को दे दी जो सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है। लेकिन चूंकि अपराध समाज के खिलाफ है और यह समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए ही सारी व्यवस्था बनी, इसलिए आपराधिक कृत्य हैं, ये जो आपराधिक न्याय निर्णयन है, उसमें इक्विटी के प्रयोग का अधिकार या साम्या के प्रयोग का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया। पहले सेक्शन 482 था, अब 528, शायद 528 ये हो गया। उसमें उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा। आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अनुच्छेद 142, आप फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स में देखते हैं तो 32,226 समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, ठीक है, दे कैन डू एवरीथिंग, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट, इंक्लूडिंग दोज 5 रिट्स which are named as mandamus, etc. etc. ये सारा कुछ होगा। तो कानूनों में ये जो चीज है वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि स्थितियां इतनी आसान नहीं हो सकती। कहता है बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित, तो किसको किसको हम माने? बोला हमने, माइक तुम पकड़े रहे, ठीक है, माइक तो तुमने पकड़ा, माइक पकड़ना तुम्हारा दायित्व था। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें साउंड सिस्टम का ठेका दे रखा था और तुम हमसे सहमत थे और माइक पकड़े हुए थे। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित संकेत और दृश्य रूपण जो करेगा, ठीक है ना, और इनके माध्यम से जो लांछन को लगाएगा या प्रकाशित करेगा, वो मानहानि का दोषी हो सकता है। तो जो कोई इस शब्दावली में कौन कौन आ सकता है, सवाल ये है। सिर्फ वो नहीं जो बोलता दिख रहा है, जो पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों को लिखते दिख रहा है, ये जो पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों को मुद्रित करते दिख रहा है, सिर्फ वो नहीं,
और कई बार तो स्थिति यह भी हो सकती है कि जो लिखते दिख रहा है, जो पढ़े जाने के लिए आशय शब्दों को मुद्रित करते दिख रहा है, वो दोषी होगा ही नहीं। दोषी तो कोई और होगा। और विशेषकर समाचार पत्रों के माध्यम से जब मानहानि होती है तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है। समाचार पत्रों के माध्यम से जब मानहानि होगी, आपको मालूम है जब हम लोगों ने अनुच्छेद 19 पढ़ा और जब दीवानी अपकृत्य की बात की और जो अब बात करना है, इन तीनों दशाओं में स्थिति क्या है कि भारत में ये बताया गया है कि समाचार पत्र व्यक्ति के समान ही अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। जितना व्यक्ति कर सकता है जिन प्रतिबंधों के अधीन, उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन समाचार पत्र को भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करना पड़ता है। और अगर हियरिंग की भाषा में बोलें तो जो मानहानि का कानून है ये दो विरोधी हितों में समन्वय बिठाता है। वो विरोधी हित कौन से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक है ना? ये दो विरोधी हित, इनके बीच संतुलन मानहानि बिठाती है कि आप बोल सकते हैं व्यक्ति के बारे में, लेकिन लांछन प्रकाशित नहीं करेंगे। और लांछन भी प्रकाशित कर सकते हैं अगर वो 10 अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आ जाए। ठीक है ना? तो लांछन भी प्रकाशित किया जा सकता है। और जब 10 अपवाद हम लोग देखेंगे तो अपवाद 1 और अपवाद 4, इनमें सत्य कथन की अपेक्षा की जाएगी कि यह कथन सत्य होना चाहिए जो लांछन आप लगा रहे हो। और शेष जो 8 अपवाद होंगे, इनमें लांछन जो आपने लगाया है भले ही असत्य हो, लेकिन यदि सद्भावना पूर्वक आपने लगाया है तो बस इतना ही आपको मानहानि के अपराध से सुरक्षा ये दे देगा। तो इस तरह हम देखें तो मानहानि की विधि क्या करती है? संतुलन बिठा देती है। हां, कल हमने आपसे बात की थी कि इंग्लैंड में बोले गए और पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों में ये भेद किया गया है। हमारी विधि में बोले गए और पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों के संबंध में कोई भेद नहीं किया गया। वहां पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों के द्वारा की गई मानहानि यही सामान्यतः आपराधिक विधि के अंतर्गत दंडनीय होती है। बोले गए शब्दों के द्वारा की गई मानहानि अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक विधि में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं करती। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं। हमारे यहां सीधे कह रहा बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित, इन शब्दों के माध्यम से अगर आप लांछन लगाते हैं या प्रकाशित करते हैं तो वे सारे लोग जो शासन सहयोग कर रहे हैं इन शब्दों के बोले जाने में या पढ़े जाने के लिए आश्रय शब्दों के लिखे जाने या मुद्रित किए जाने में, वे सारे लोग इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसा करेगा, ये सारे लोग ऐसा करने वाले माने जाएंगे। यानी हमने बोला, आपने लिखा, लेकिन इच्छा से लिखा। आप मेरे मातहत कर्मचारी ये नहीं थे, हमारी प्रेस थी, हम उसमें मानहानिकारक विवरण प्रकाशित करवा रहे थे और आप कंपोजिटर थे, आप मशीन मैन थे, तो वो तो आप अपने नियोजन के अनुक्रम में अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए उसको प्रकाशित कर रहे थे। उसमें आपकी इच्छा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब आपकी इच्छा इन्वॉल्व हो जाए चीजों में तो स्थिति ये आ जाती है कि आप इस जो कोई अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन क्लास में पढ़ा था कि एक वचन के अंतर्गत बहुवचन शामिल है। जहां एक वचन
कि भाषा का प्रयोग हुआ है, वहां ऐसे मान लिया जाएगा कि बहुवचन की भाषा इसमें शामिल है। तो अगर आपने ऐसा किया है स्वेच्छा, और जहां तक समाचार पत्रों की बात है तो आप देखेंगे कि जो स्थानीय संपादक होते हैं, ठीक है, वो किसके नौकर हैं, किसके प्रधान संपादक के, उस प्रधान संपादक के जिसका नाम अखबार पर छपा रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मानहानि की विधि में आप कचहरी जाएंगे तो कहेंगे स्वामी मुद्रक प्रकाशक, ठीक है, ये 3 कंपलसरी पार्टी है मानहानि में, ठीक है, कहते हैं 3 कंपलसरी पार्टी हैं, इनको बनाएंगे। अगर सिविल लिटिगेशन है तो 3 कंपलसरी पार्टी है, 3 प्रतिवादी उसमें बनेंगे ही, आप वादी हैं, और आपराधिक मानहानि है तो 3 अभियुक्त तो तय है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग हैं ये सब मातहत कर्मचारी हैं, सब मातहत, और वो व्यक्ति बनेगा जिसने वो लिखा, वो बनेगा, ठीक है ना। स्वामी मुद्रक प्रकाशक क्यों बनेंगे? क्योंकि वो लिखता रहे, छापा तो आपने, स्वेच्छा से छापा तो आपने, और आप कौन है? स्वामी। आप कौन है? मुद्रक। और आप कौन है? प्रकाशक। तो 3 लोग तो स्वेच्छा से उसमें शामिल माने जाएंगे। हां, अगर स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक ये साबित कर पाए, जिसे साबित करना उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि अमुक आर्टिकल मेरी जानकारी के बिना समाचार पत्र में छपा, ये जिस समय वो समाचार पत्र में छपा उस समय वो समाचार पत्र का प्रबंधन ये किसी सक्षम व्यक्ति के हाथों में देकर, सक्षम व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, अक्षम के नहीं, क्योंकि सक्षम व्यक्ति के हाथों में ना हुआ तो आपने सद्भाव पूर्वक प्रबंध दिया था, ये नहीं माना जाएगा। आप किसी सक्षम व्यक्ति के हाथों में समाचार पत्र का प्रबंधन देकर स्वयं को प्रबंधन के कार्य से अलग कर चुके थे। यदि आप ऐसा साबित कर दें तो डेफिनेटली आपको राहत मिल सकती है। लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं कि जो कोई इस शब्दावली के भीतर, वे सारे लोग आ जाएंगे जो स्वेच्छा क्या करते हैं, इस बोलने में या पढ़े जाने के लिए आशय शब्दों के मुद्रित या लिखित होने में या संकेतों के किए जाने में या दृश्य रूपणों के निर्माण में किसी भी ढंग से सहयोग करते, ये सारे के सारे उसके लिए दायित्व के अधीन माने जाएंगे। कहता है कि लगाता है या प्रकाशित करता है। लगाता है, इसको डिफाइन करने की बहुत जरूरत नहीं है, प्रकाशित करता है। प्रकाशन कब माना जाए और कब न माना जाए? आप स्वेच्छा प्रकाशित कर रहे हैं तब तो माना ही जाएगा। स्वेच्छा प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशित करने का अर्थ हमने क्या बताया कि दूसरे की जानकारी में लाना, यह प्रकाशन है। जब आप किसी भी वर्णन को अन्य लोगों की जो उस वर्णन से संबंधित नहीं है, उन अन्य लोगों की जानकारी में लाते हैं तो आप वर्णन को प्रकाशित कर रहे हैं, यह कहा जाता है। और हमने कहा कि वर्णन को प्रकाशित आप कैसे कर सकते हैं? लिखकर कर सकते हैं, ठीक है ना, और बोलकर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म यानी मुद्रित तरीके से भी कर सकते हैं। तो प्रकाशन आप कर रहे हो या लांछन को लगाकर प्रकाशित कर रहे हो, क्योंकि लगाना भी प्रकाशित करने का ही एक तरीका है, तब तो आप आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से हो ही जाते हो। तब तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं रही, क्योंकि आप सामने दिख रहे हैं। उन दशाओं में थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है जब आप ये कहते हो कि हमने तो प्रकाशित ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ लेटर भेजा था और इन्होंने खुद प्रकाशित कर दिया, इन्होंने लोगों को दिखा दिया, हमने तो इन्हें भेजा था।
ठीक है, हमने एक लेटर आपको भेजा, उसमें मानहानिकारक वर्णन है, और आपने स्वयं लोगों को दिखाया कि देखो आशीष त्रिपाठी ने हमारे लिए क्या भेजा है। तो प्रकाशन तो आपने खुद कर दिया, हमने तो किया नहीं। ठीक है, हमने लांछन प्रकाशित किए, वो हमने लांछन लगाए। तो अगर बनता हो तो हमारे खिलाफ वही 504 में या वो 300 कितना 45 352 वहां आ जाओ। मानहानि में कैसे आ गए? ठीक है, आपको जहां बनता हो मेरे खिलाफ वहां हो, मानहानि में कैसे आ जाओगे? दिखाया तो तुमने खुद, हमने तो दिखाया नहीं, हमने तुम्हें लिखा। तुम्हें लिखना 504 या 352 में तो ऑफेंस घटित कर सकता है, यहां नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक अंतर ही दोनों में यही है। और वहां ऑफेंस घटित हो तो वर्णन का कुछ और भी करने के लिए समर्थ ये होना चाहिए, नहीं संतरासकारी तो फलाना डिमाका जो भी है वहां वो भी हो। यहां कैसे हो जाएगा? तो इन दशाओं में आइडेंटिफिकेशन जरा मुश्किल होती है। आप लगा रहे हो तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, तब तो आइडेंटिफाई हो रहा है। इन दशाओं में यह देखा जाता है कि क्या आप जानते थे या आपके पास विश्वास करने का कारण था कि यदि हमें ऐसा पत्र लिखा जाएगा जो मेरे लिए मानहानिकारक होगा तो हम लोगों को दिखाएंगे ही, या अपने कर्तव्य के अनुक्रम में हमें वो लेटर दूसरों के सामने रखना ही होगा। अगर ये जानकारी आपके पास थी तो भले ही हमने ही लेटर दिखाया है लोगों को, लेकिन फिर भी आप मानहानि के दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो स्थिति उत्पन्न की है जिसमें हम विवश हुए हैं उस पत्र को जो मेरे ही संबंध में मानहानिकारक था प्रकाशित करने के लिए। दैट इज द सिचुएशन, ठीक है, विच हैज मेड बाय यू। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत के लिए दुर्योधन उत्तरदायी नहीं, धृतराष्ट्र है उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी तुम हो, क्योंकि तुम उस जगह बैठे हो। तुम्हें रोकना चाहिए था। निर्णय लेने का काम किसका था? राजा का था। तुम निर्णय लेते, तुम कहते कि नहीं ये नहीं होगा। दुर्योधन जो कहता गया वो तुम मानते गए। ठीक है, तो दुर्योधन तो राजा नहीं है, राजा तो आप हैं। राज्य का सामर्थ्य आपके साथ है। वहां जो कोई खड़ा है, ठीक है, वो दुर्योधन के कारण नहीं खड़ा है, वो तुम्हारे कारण खड़ा है। तुम्हारी आज्ञा है कि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करो। तो असल युद्ध तो धृतराष्ट्र उत्तरदायी है उस सारी चीज का। तो जो जिम्मेदार है स्थितियों के निर्माण के लिए वही असल उत्तरदायी है। ठीक है, जो अच्छे काउंसलर होते हैं उनके पास जब आप पहुंचते हैं तो वो आपकी असल बीमारी ढूंढने की कोशिश करते हैं। असल बीमारी क्या है? क्योंकि आप जितने कारण बताते हैं सब झूठ बताते हैं, सब टोटल झूठ। ठीक है, मन में तो कुछ है, ठीक है, मन में तो कुछ है और बता कुछ रहे हो। बताते इसलिए कुछ हो, ठीक है, कि मेरी इमेज बनी रहे। इसलिए पहले आप जब कुछ करना चाहते हैं या जब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो तर्क ढूंढते हैं, तर्क, कि हम ऐसा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। और जितने तर्क ढूंढते हैं सब झूठ। इसलिए कि न करना और करना तो पहले ही तय हो चुका है। पहले तय हो चुका कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके बाद तर्क ढूंढना है। ठीक है, तो अच्छे काउंसलर ये पूछते हैं ये बताओ क्यों नहीं करोगे, मेन बात बताओ, ये सब बेकार की बातें मत करो। ठीक है, एक बात बताओ क्यों नहीं करोगे, तो तुम बताते हो कि वो हमें अच्छा नहीं लगता ये करना, इसलिए नहीं करना। और तर्क आप बीच ढूंढना है।
तो जिस बात ने, जिस तथ्य ने आपके मन की ये दशा की है कि आप जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं न करने के लिए, उस मुख्य तथ्य को पकड़ में आना चाहिए, तभी आपकी मानसिक दशा का इलाज संभव है, अदरवाइज संभव नहीं। ठीक है, इसलिए जहां भी, ये तो आप हैं जिनने ऐसा कारण पैदा कर दिया। जैसे आपकी किताबों में उदाहरण मिलेगा, एक लेटर लिखा नगर पालिका अध्यक्ष को, उसमें मानान का कथन है, और वो लेटर ऐसा है कि नगर पालिका अध्यक्ष को बोर्ड मीटिंग में बोर्ड के समक्ष रखना ही होगा, ये उसका कर्तव्य है। तो रखा उसने बोर्ड के मीटिंग में। अब तुम कह रहे हो बोर्ड की मीटिंग में तुमने रखा, लिखा तो हमने तुम्हें था, तो हमने कहा प्रकाशन किया? नहीं, इट इज यू, आपकी वजह से हुआ। तो कानून आपकी बातों में नहीं फंसता, कानून बिल्कुल सत्य स्थिति देखता है। ठीक है, तो आप इसी डेफिनेशन के अंतर्गत आ रहे हैं कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयी शब्दों के द्वारा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा, ये जो प्रकाशित करता व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका हाथ इनफैक्ट आपका ही हाथ है, ये आप ही ने प्रकाशित किया है, उसने प्रकाशित नहीं किया है। ठीक है, तो प्रकाशन इनफैक्ट देखा जाएगा किसने किया, और अगर प्रकाशन करने वाले आप पा लिए गए तो फिर आप मानहानि के दोषी ये हो सकेंगे। कहता कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशय शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दूसरे दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, और बस यही इस आशय से या यह जानते हुए यही इसे सिविल मानहानि से अलग कर देती है। ठीक है, वहां इस आशय से है, ठीक है ना, लांछन का लगाना या इस ज्ञान के साथ लांछन का लगाना कि सामने वाले की अपहानि होगी, ये आवश्यक नहीं है। आपने ऐसा कथन किया जिससे उसकी मानहानि हुई, बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। आपने इस आशय से किया या इस ज्ञान के साथ किया, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने सिर्फ कथन किया, लापरवाही से हुआ, कैसे भी हुआ, जैसे भी हुआ, बस बात खत्म हो गई। आपको प्रतिकर देना होगा, प्रतिकर के दायित्व के अधीन तो आप आए, हां दंड के दायित्व के अधीन आप आए, तब यह जरूरी है कि यह साबित किया जाए कि आपने आशय पूर्वक या इस ज्ञान के साथ कि ये जो लांछन हम लगा रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं, इससे संबंधित व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, ये ज्ञान या ये आशय कि ऐसा किया जाए, ये आप में विद्यमान होना जरूरी है। बस यही वो बिंदु है जहां आपराधिक मानहानि और जो दीवानी मानहानि है, ये दोनों अलग अलग हो जाती है। ठीक है, वहां अच्छा एक चीज और कि लांछन आप कितनी भी चतुराई से लगाएं, कानून उसको लांछन ही मानेगा, कितनी भी चतुराई से आप लगाएं। इसीलिए मानहानि के अपराध में या मानहानि के अपकृत्य में एक तरीका लांछन लगाने का अलग से बताया जाता है। वो कौन सा है? वक्रोक्ति या व्यंग्योक्ति, जिसे अंग्रेजी में इन्यूंडियो जाने क्या, उसका ठीक प्रोनाउंसिएशन आज तक हमसे नहीं हुआ। ठीक है, जो भी है आप अपना देख लीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन खुद कर लीजिए। इन्यूंडियो जाने ऐसा करके कुछ होता है।
जो भी है उसमें क्या होता है, आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो देखने में एकदम निर्दोष है, एकदम निर्दोष, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें वो व्यक्ति, ठीक है ना, जो कि मानहानि की शिकायत कर रहा है, वो व्यक्ति इस वर्णन से संबंधित, न सिर्फ संबंधित हो जाता है बल्कि उन परिस्थितियों की मौजूदगी उस व्यक्ति के संबंध में इस वर्णन को मानहानि कारक भी बना देती है। कुछ परिस्थितियां हैं, ठीक है, हमें सबसे बेहतर उदाहरण ही वही लगा, इसलिए हम देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा कि फला स्थान पर रासलीला शुरू। ठीक है, रासलीला कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर उसे पोस्ट किया, इमोजी एक लगाई और लिख दिया बंद कब थी। उस पर्टिकुलर स्थान के बारे में मानिए लोगों की राय ऐसी है, ठीक है, कि वहां इस प्रकार के कृत्य चलते रहते हैं, और आपने ये जो लिखा, ठीक है, कि बंद कब थी, इसमें कुछ भी दोषपूर्ण नहीं है। इसमें क्या दोषपूर्ण है? कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन ये व्यंग्योक्ति है और इसके माध्यम से भी मानहानि हो सकती है। आपने चतुराई के साथ की है, और आपसे हमने जब अकृत्य पे मानहानि के अकृत्य पर बात की थी तब भी ये कहा था कि अक्सर आपसे व्यंग्योक्ति इसके बारे में बात की जाती है, और आपसे कहा जाता है कि मानहानि के मुकदमे में सिद्ध करने का भार किस पर होता है। यह आपसे पूछा ही इसीलिए जाता है क्योंकि सामान्य मानहानि में सिद्ध भार उल्टा होता है। अगर सामान्य मानहानि है तो न्यायालय ये मानकर चलेगा कि वॉट एवर यू हैव सेड इन रिगार्ड ऑफ ए पर्सन, वो झूठ है, क्योंकि लांछन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, लांछन शब्द का प्रयोग हुआ, लांछन सत्य नहीं होता, ठीक है, या अगर सत्य भी हो तो भी उसे लांछन, ठीक है, लांछन तो खैर नहीं कहा जाना चाहिए अगर सत्य है किसी के संबंध में, लेकिन नॉर्मली लांछन असत्य ही होता है। इसलिए मानहानि के मामलों में न्यायालय ये मानकर चलता है कि जो कुछ कहा गया है किसी व्यक्ति के बारे में वो सब कुछ असत्य है, वो सब कुछ असत्य है। आपको उसकी असत्यता साबित नहीं करनी, सिर्फ इतना साबित करना है कि इनने आशयपूर्वक या ज्ञानपूर्वक इसको लगाया है या प्रकाशित किया है, बस इतना। वो असत्य है ये साबित नहीं करना है सामान्य मानहानि के मामले में। लेकिन और ये बड़ी बात है क्योंकि वादी के तौर पर या परिवादी के तौर पर जब आप न्यायालय के समक्ष आएंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहेगा कि जो कोई जो कुछ कहता है वो सब कुछ उसे स्वयं साबित करना पड़ेगा। आप कहते हैं ये लांछन है, ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने कहा है, ऐसा मेरे बारे में सत्य नहीं है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है, तो कायदे से आपको ये साबित करना चाहिए कि ये सत्य नहीं है। लेकिन न्यायालय ये मानकर चलेगा कि ये सत्य नहीं है, ठीक है ना, सत्य है, ये साबित करना किसका काम होगा? प्रतिवादी का, ठीक है, प्रतिवादी साबित करे या अभियुक्त ये साबित करें कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य है इनके बारे में और अपवादों के अंतर्गत आता है, तभी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर व्यंग्योक्ति या वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि की गई है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धाराएं हैं वो जो सामान्य तौर पर प्रतिपादित करती है वही लागू होगा। यानी तब आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके संबंध में ये निर्दोष वर्णन किस प्रकार मानहानिकारक हो जाता है। भाई व्यंग्योक्ति के माध्यम से की गई कि रासलीला बंद कब थी आपके यहां, ठीक है, तो इसमें क्या खराब बात है?
ऐसा भी हम प्रचारित कर रहे हैं कि आपके यहाँ हमेशा रासलीला चलती रहती है, इसमें क्या दिक्कत है? ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इसे अपमानजनक क्यों कह रहे हैं, इसे मानहानिकारक ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं। यानी मानहानि के मामले में सामान्य तौर पर सिद्धभार उल्टा रहता है। जब वो व्यंग्योक्ति के माध्यम से की जाती है तब सिद्धभार सीधा सीधा जैसा होना चाहिए वैसा होता। इसीलिए आपसे मानहानि के मामले में सिद्धभार किस पर होता है ये प्रश्न अलग से मेंस आदि में भी पुछल्ला लगाकर पूछा जाता है कि सिद्धभार किस पे होता है, ठीक है ना। तो उसका कारण ये होता है। अच्छा, कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, किसी व्यक्ति के बारे में, इसका मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना। इसका मतलब एक व्यक्ति की मानहानि क्या हो की जा सकती है एक बार में। उसने कहा ना, उसने कहा जो कोई बोलेगा या पढ़े जाने के आशीष शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में, पढ़ के तो ऐसा लगता है कि समूह की मानहानि नहीं की जा सकती, ठीक है ना। उसने कहा किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन आगे स्पष्टीकरण हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आएगा समूह की, कंपनी की, व्यक्तियों के संगम की, व्यक्तियों के निकाय की मानहानि की जा सकती है, ठीक है ना। और स्पष्टीकरण ना भी हो तो भी जो परिभाषा खंड है उससे ये बात आ जाएगी। एक वचन में बहुवचन शामिल है तो किसी व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं। लेकिन अगर बहुत सारे व्यक्ति भी कहे जाए जिनकी मानहानि की गई है, तो ये शब्दावली स्वयं में ये प्रतिध्वनित करती है कि वे व्यक्ति संख्या में एक से अधिक भले ही हों लेकिन आइडेंटिफिएबल हैं। तभी तो ये कहा जा रहा है कि इन व्यक्तियों की मानहानि की गई है। मीनिंग देयर बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज पर्सन्स इज पॉसिबल, नो डाउट दे आर मोर देन वन, ठीक है ना। नो डाउट दे आर मोर देन वन, बट दे आर आइडेंटिफिएबल, दे कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। 100 होंगे, 200 होंगे। और इसीलिए अगर ये मानहानि प्रकार, अगर ये कथन किया गया है कि सारे वकील चोर होते हैं, ये मानहानिकारक नहीं माना गया है। क्योंकि जरूरी क्या है, लांछन ऐसा होना चाहिए जिससे मानहानि हो। अगर तुम ये कहोगे सारे वकील चोर होते तो तुम पागल समझे जाओगे। पूरे दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस बात पर विश्वास कर ले कि सारे वकील चोर होते हैं। कोई नहीं मानेगा। आपको सारे डॉक्टर बेईमान होते हैं, कोई नहीं मानेगा। कोई कहेगा यही पागल है, ऐसा कहीं होता। तो कौन सी मानहानि हुई तुम्हारी? भाई तुम्हारी कौन सी ख्याति की पानी हो गई? नो डाउट आई एम एडवोकेट, हम वकील हैं। कह दिया जाए सारे वकील दलाल होते हैं, सारे वकील चोर होते हैं, तो मेरी कौन सी मानहानि हो गई? कोई मानेगा ही नहीं। हाँ, ये कहा जाए कि अमुक स्थान पर रहने वाले वकील, भले ही नाम से नहीं कहे गए, द एडवोकेट्स हु आर रेजाइडिंग एट ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है, दोज आर नॉट रिलायबल इन देयर प्रोफेशनल कंडक्ट। अब है मानहानि, ठीक है ना, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर दिया। आपने भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन उस लोकेलिटी में जितने वकील रहते हैं वो अलग से आइडेंटिफिएबल हैं, पहचान के योग्य हैं, इसलिए मानहानि है। जैसे आपने कहा कि अमुक महिला छात्रावास में रहने वाली लड़कियां ठीक नहीं है, तो भले ही आपने एक का भी नाम नहीं लिया, लेकिन वो आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। तो आइडेंटिफिएबल जब हो जाएंगे तो भले ही वो मोर देन वन पर्सन है, वो कोई व्यक्ति इस संज्ञा में आ जाएंगे। ये स्पष्टीकरण में भी आएगा और आपका
यहां भी माना जाएगा, कोई व्यक्ति इसमें भी माना जाएगा। तो कहता कोई व्यक्ति लगाता या प्रकाशित करता है। इस पर टिकण कहता है किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आश्रित। यानी दोनों बातें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मृत व्यक्ति की मानहानि आप करो। देखिए एक चीज समझ लें, मृत व्यक्ति की मानहानि के लिए प्रतिकर नहीं वसूला जा सकता। ठीक है, मृत व्यक्ति की मानहानि के लिए प्रतिकर कोई नहीं वसूल सकता। ठीक है, प्रतिकर नहीं वसूला जा सकता। जब हम लोग अपकृत्य में जनरल प्रिंसिपल ऑफ द टॉर्ट पढ़ेंगे और उपचार ये चैप्टर आएगा, रेमेडीज, तब इसका कारण स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल मोटे में इतना समझ लें कि मानहानि के अपकृत्य के लिए यदि वो आपका मृत व्यक्ति के अगेंस्ट किया गया है तो चाहे उसके परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई हो, प्रतिकर वसूला नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं, सिविल सूट नहीं आएगा, लेकिन आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगर मृत व्यक्ति के संबंध में ऐसे लांछन प्रकाशित किए गए या लगाए गए हैं जो यदि वो मृत व्यक्ति जीवित होता तो उसकी ख्याति की अपहानि कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के निकट के जो संबंधी कौन कौन, उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों, इनकी भावनाओं को उपहत करने के लिए आश्रित है। यानी मृत व्यक्ति के संबंध में ऐसा लांछन प्रकाशित किया गया है जो न सिर्फ उस मृत व्यक्ति की मानहानि करता यदि वो जीवित होता, बल्कि इस समय ऐसा लांछन प्रकाशित करने का जो कारण है, क्योंकि वो तो मर चुका, वो उसके निकट संबंधी या परिवार के लोगों की भावनाओं को उपहत करने का, यानी उनको नुकसान पहुंचाने का, उनको ठीक है, इंजरी कार्य करने के प्रयोजन से वो लांछन प्रकाशित किया गया, तब आपराधिक मानहानि की कार्यवाही चल सकेगी। और मृत व्यक्ति की दशा में दोनों बातें आपको साबित करनी पड़ेगी कि जो कुछ इन्होंने लांछन प्रकाशित किया, ये लांछन अगर मृत व्यक्ति जीवित होता तो उसकी ख्याति की अपहानि करता, और ये मेरी भावनाओं को उपहत करने के लिए, और हम उसके परिवार के सदस्य और मेरी भावनाओं को उपहत करने के लिए ही इस समय प्रकाशित किया गया है, तब मृत व्यक्ति की जो मानहानि है ये भी आपराधिक कारण को उत्पन्न कर सकेगी। कहता है स्पष्टीकरण 2, कहता किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उनकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। यानी कंपनी, संगम या व्यक्तियों का समूह, उनकी वैसी हैसियत में, यानी व्यक्तियों के समूह की हैसियत में, कि अमुक लोकेलिटी में रहने वाले वकील, अमुक लोकेलिटी में रहने वाले डॉक्टर, वैसी हैसियत में, व्यक्तियों के समूह की हैसियत में मानहानि की जा रही, तो उस लोकेलिटी में रहने वाला प्रत्येक डॉक्टर, लोकेलिटी में रहने वाला प्रत्येक वकील मानहानि की कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि उस हैसियत में की गई। भले ही व्यक्तिगत तौर पर उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आइडेंटिफिएबल है वो। और यही व्यक्तियों के संगम की स्थिति है। ठीक है, संगम यानी एसोसिएशन बनी हुई है कोई व्यक्तियों की, और कंपनी इसकी मानहानि, क्योंकि कंपनी तो विधिक व्यक्ति है, अलग है, वो व्यक्तियों का समूह थोड़ी है। कंपनी तो उसकी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी वो इंडिविजुअलिटी है उसकी, उसे तो लीगल पर्सन माना है। तो कंपनी की मानहानि केवल तभी की जा सकती है जबकि ऐसा लांछन प्रकाशित किया जाए कि वो कंपनी या तो दिवालिया हो गई, ठीक है, उसका कोई क्रेडिट नहीं बचा, यानी कोई ऐसा लांछन जो उसके व्यापार को प्रभावित करता हो। जब तक उसके व्यापार को प्रभावित करने वाला लांछन नहीं है, तब तक कंपनी की मानहानि नहीं होती, क्योंकि कंपनी का अपना कोई सदाचारिक स्वरूप नहीं होता।
उसका कोई बौद्धिक स्वरूप भी नहीं होता, उसका केवल और केवल व्यापारिक काम होता है। तो आप कोई ऐसा लांछन लगाओ जिससे उसका व्यापार प्रभावित होता हो। जैसे आप ये कहो कि वो दिवालिया हो गई, तो लोग उससे व्यापार करना बंद कर देंगे, लेन देन बंद कर देंगे, तो व्यापार प्रभावित होगा। आप ये कहो कंपनी मिसमैनेजमेंट का शिकार है, कुप्रबंध है वहां, तो कुप्रबंध अगर आप कहोगे तो भी लोग उससे व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुप्रबंध आदि का आरोप अगर आप लगाते हैं, ऐसा जो कंपनी के व्यापार को प्रभावित करे, तो कंपनी की भी मानहानि संभव है। ठीक है, और अगर व्यक्तियों की या व्यक्तियों के संगम की आप मानहानि कर रहे, तो दैट मस्ट बी आइडेंटिफिएबल। ठीक है, वो पहचान के योग्य होने ही चाहिए, भले नाम से ना पहचाने गए हो, लेकिन कोई ऐसा तरीका हो कि व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम की पहचान संभव हो, तभी मानहानि का अपराध संभव है। कहता अनुकल्प के रूप में, ये व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोर्ट में आ सकेंगे, तो हम बताइए कि अगर अनुकल्प के रूप में, क्या तो ये गधे हैं या चूती हैं, ठीक है, तो अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में मानहानि हो सकेगी। आगे कहता है स्पष्टीकरण 4, कोई लांछन किसी व्यक्ति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उस व्यक्ति के सदाचारी के बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे, या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हेय न करे, या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए, या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। उसने कहा तब तक कोई लांछन किसी की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं समझा जाता जब तक इनमें से कोई एक दशा विद्यमान न हो। यह आपराधिक मानहानि के लिए ही है। ये मापदंड आपका वहां लागू नहीं होगा, ठीक है ना, वहां ये मापदंड लागू नहीं होता। वहां आप इस प्रकार के लांछन भी लगाएं तो भी आप मानहानि के दोषी हो सकते हैं, ठीक है ना। सिविल विधि में आपने कोई लांछन लगाए नहीं, एक फिल्म बनाई, वो फिल्म बाई चांस किसी राजकुमारी के जीवन से मेल खा गई, आपने कुछ कहा ही नहीं उस राजकुमारी जीवन संबंध में, मानहानि मानी गई। आपको डिस्क्लेमर लिखना चाहिए, नहीं लिखा आपने, ठीक है। लेकिन आपराधिक मानहानि, इसके लिए आप किसी को अभियोजित करना चाहते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो लांछन दूसरों की दृष्टि में संबंधित व्यक्ति को के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता ये करने वाला। ठीक है, आपने कहा अरे कहां उनके चक्कर में पड़ गए, ठीक है, वो इतने मुकदमे तो हार चुके हैं, तो बौद्धिक स्वरूप को हे कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली। आपने सीधे नहीं कहा वो मूर्ख है, लेकिन आपने जो कुछ कहा उसका नेट रिजल्ट यही है कि वो बेवकूफ है, ठीक है ना। तो कहता कि हे कर न करे, या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हे न करे, ठीक है ना। शील यानी उसकी जो इमेज है उसको ना गिराए, उसकी आजीविका उसकी जाति के संबंध में, उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को ये ना करे, उसकी इमेज को गिरा रहे हैं। बोले वो तो चोर 420 एडवोकेट है, पैसा ले लेंगे, दूसरे मिल जाएंगे, तो शील को हेय कर रहा है, ठीक है ना, ये मानहानिकारक। या उस व्यक्ति की साख को नीचे ना गिराए, उसकी क्रेडिबिलिटी जो समाज में है उसको नीचे ना गिराए, या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। जब यह होगा तभी आपराधिक मानहानि की कार्यवाही होगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो स्वयं मानहानिकारक होते हैं, उनके बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि इनका ये स्टेटमेंट इसके कारण से ये हुआ, यानी आपको ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कोई साक्षी आए ये कहे कि हमने इन्हें वकील इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि ये जालसाज किस्म के आदमी है,
ठीक है ना, एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो स्वयं ही मानहानिकारक माने जाते हैं, उनके बारे में जुडिशियल नोटिस होगा कि ये मानहानिकारक है, भले ही एक भी आदमी आकर न कहे कि उसके कारण से संबंधित व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी उनकी नजर में डाउन हुई, कोई ना आके कहे, फिर भी ये मान लिया जाएगा कि ऐसा है। जैसे कैरेक्टरलेसनेस का आरोप किसी स्त्री पर लगाना, ये माना जाएगा कि मानहानिकारक है, भले ही एक भी आकर न कहे कि इसके कारण से हमने उससे संबंध रखना छोड़ दिया, कोई ना आए, लेकिन फिर भी ये मान लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट अपने आप में इतना वल्गर है कि इसको मानहानिकारक माना ही जाएगा, इसके कारण से उसकी साख नीचे गिरी ही होगी, ये माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका रहेगा। दृष्टांत देख लें, कहता है का ये विश्वास कराने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी अवश्य चुराई है। ये कहता है या एक ईमानदार व्यक्ति, देखिए वही व्यंग्योक्ति के माध्यम से या वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि हो रही है कि उसने खाकी घड़ी कभी नहीं चुराई, जब तक कि ये अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, मानहानि है। का से पूछा जाता है कि खाकी घड़ी किसने चुराई, का ये विश्वास कराने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है, या की ओर संकेत कर देता है। तो चाहे संकेत से करो, चाहे शब्दों के से ये पढ़े जाने के लिए आशय, जब ये अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, ये मानहानि है। का ये विश्वास कराने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है, या का एक चित्र खींचता है जिसमें वह खाकी घड़ी लेकर भाग रहा है, जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, ये मानहानि है। अरे भाई, घड़ी लेकर हम किसी की भाग रहे हैं तो हम चोर थोड़ी है, हो सकता मजाक हो रहा हो, घड़ी लेकर भाग रहे हैं, सिर्फ इतना ही तो है, बाकी क्या है। ठीक है, तो ये मानहानि है। अपवाद अब नहीं हो सकते, सोमवार लग जाएगा तो सोमवार को हम कोशिश होगी कि चाहेगा तो ये खत्म हो जाएगी।